एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा कोड है BSOG173 विकास पुनर्चिंतन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विकास पुनर्चिंतन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें पिक किए गए हैं। और यह वीडियो स्पेशली इग्नू के जो आने वाले एग्ज़ाम है जून और दिसंबर के, उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझते हैं। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये विकास शब्द का क्या अर्थ है ये जानते हैं। तो विकास का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति, समाज या देश की सकारात्मक प्रगति और उन्नति है। तो विकास का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति, समाज या फिर देश का जो सकारात्मक प्रगति और उन्नति है तो वो विकास है। उनका अर्थ है विकास। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार को दर्शाता है। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी उन्नति और सामाजिक समानता जैसे पहलू शामिल है। आर्थिक दृष्टि से विकास का मतलब आय में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार और गरीबी में कमी है। तो अगर आर्थिक दृष्टि से विकास का मतलब हम लोग जानें तो क्या है? इसका मतलब है कि आय में वृद्धि हो, उद्योग का विस्तार हो और गरीबी में कमी हो। लेकिन आधुनिक समय में विकास को केवल धन से नहीं मापा जाता बल्कि यह भी देखा जाता है कि लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पानी और सुरक्षित वातावरण मिल रहा है तो इसे वास्तविक विकास माना जाता है। तो मतलब जो हमारा आधुनिक समय है अभी का चल रहा है तो उसमें हम लोग विकास को केवल मतलब धन या पैसा से नहीं नाप सकते बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग अपना जो डेली लाइफ है, उनका जीवन स्तर है, उसमें वो कितना बेटर हुआ है। तो हमारे लिए जो वास्तविक विकास है वो है लोगों को अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना, स्वच्छ पानी मिलना और सुरक्षित वातावरण में रहना। तो हमारे लिए जो वास्तविक विकास है वो यही है हमारे लिए। उसके बाद सामाजिक विकास में समान अवसर, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय शामिल है। उसके बाद जो हमारा सामाजिक विकास है इसमें क्या होता है? इसमें समान अवसर मिले, लैंगिक समानता मिले और सामाजिक न्याय मिले। वहीं मानव विकास का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं और स्वतंत्रता को बढ़ाना है ताकि वह अपने जीवन के बेहतर निर्णय ले सके। उसके बाद जो फिर हमारा मानव विकास है उसका क्या उद्देश्य है कि वो जो है व्यक्ति का जो कैपेसिटी है, क्षमता और स्वतंत्रता है वो उसको बढ़ाए ताकि जो व्यक्ति है अपने जीवन में अच्छा से अच्छा डिसीजन ले पाए। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिक सुखद, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। तो एक लाइन में हम लोग विकास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि विकास एक ऐसा बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिक सुखद, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि विकास के जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो केवल आर्थिक वृद्धि पर नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करती है। ये कारक किसी देश की प्रगति की दिशा और गति तय करते हैं। तो यही जो विकास के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक हैं ये देश की प्रगति की दिशा और गति को तय करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारक। राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि देश में स्थिर और मजबूत सरकार होती है तो वह प्रभावी नीतियां बनाकर विकास को बढ़ावा देती है। सुशासन या फिर गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होता है और संसाधनों का सही उपयोग होता है। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ती है जिससे नीतियाँ जनहित में बढ़ती है।
बनती है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी होने से निवेश और उद्योगों में बढ़ावा मिलता है। अब हम आगे देखते हैं हमारा सामाजिक आर्थिक कारक। तो सामाजिक और आर्थिक तत्व विकास की नींव होती है। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से कार्य क्षमता बढ़ती है। रोजगार के अवसर, आय का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन भी विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। तो सामाजिक समानता जैसे जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव का कम होना विकास को तेज करता है। तकनीकी उन्नति और आधारभूत संरचना भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक आर्थिक सुधार मिलकर विकास को सुनिश्चित करते हैं। दोनों में संतुलित समन्वय से ही समग्र और सतत विकास संभव है। अगला क्वेश्चन है अब विकास के परासिकता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि विकास के परासिकता सिद्धांत क्या है। तो परासिकता सिद्धांत 1960 से 70 के दशक में उभरा। तो ये कब उभरा? 1960 से 70 के दशक में, जिसका मुख्य तर्क है कि विश्व की अर्थव्यवस्था केंद्र और फिर परिधि में विभाजित है। तो इसका तर्क क्या है? ये कहता है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो विकसित देश और विकासशील देश में विभाजित है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि विकसित देश और विकासशील देश क्या है। तो विकसित देश का मतलब ऐसा है कि ऐसा देश जो विकसित कर चुका, अपना विकास वो पूरी तरह कर चुका हो। और विकासशील देश का मतलब ये है कि जो अभी विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह वो विकसित नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकसित देश विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण करते हैं, जिससे परिधि देश हमेशा पीछे रहते हैं और केंद्र देश समृद्ध होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो विकसित देश है, जो विकास कर चुका है पहले से, तो वो देश जो है, जो विकासशील देश है, उनके संसाधनों का शोषण करती है, जिससे जो अभी विकास कर ही रहा है देश, वो देश हमेशा पीछे रह जा रहा है। और जो विकसित देश है वो समृद्ध हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब हम इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, जिसमें से पहला है विकासशील देश विकसित देशों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। तो विकासशील देशों को लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ की नीड होगी तो हम विकसित देश से मांग लेंगे, ठीक। उसके बाद व्यापार की असमान शर्तें परिधि देशों को नुकसान पहुंचाती है। तो और जो व्यापार के लिए जो असमान शर्त होता है, अनइक्वल टर्म, उनसे भी जो विकासशील देश हैं वो उनसे नुकसान पहुंचाता है वो चीज़। विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकती है। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा कि जो विदेशी पूंजी है और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो जो हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर भी कर सकती है। अब देखते हैं हम इसके सकारात्मक पक्ष। तो यह सिद्धांत वैश्विक असमानता और शोषण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। तो ये सिद्धांत क्या करता है कि विश्व भर में जो असमानता और शोषण है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर करता है, सबके सामने लाता है। और ये क्या करता है कि जो विकासशील देश है उनकी समस्याओं को ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समझता है और फिर उपनिवेशवाद और उसके प्रभावों को समझने में हमें मदद करता है। इसकी अब हम आलोचनाएं देखते हैं, जिसमें से है पहला कि ये जो सिद्धांत है अत्यधिक निराशावादी है और मानता है कि विकासशील देश आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि कई देश जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ने विकास किया है। तो ये सिद्धांत ज़्यादातर क्या है, ये निराशावादी है और ये मानता है कि जो विकासशील देश है वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आंतरिक कारकों को नज़रअंदाज करता है। ये जो हमारे आंतरिक कारण है जैसे भ्रष्टाचार, खराब नीति, लॉ, उनको ये क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है।
और फिर वैश्वीकरण के दौर में परस्पर निर्भरता भी महत्वपूर्ण है, जिसे यह सिद्धांत पूरी तरह नहीं मानता। तो एट द एंड हम लोग ये कह सकते हैं कि पारिश्रिता सिद्धांत वैश्विक असमानता को समझने में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्णतः सटीक नहीं है। आज के समय में विकास को समझने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का संतुलित विश्लेषण करना आवश्यक है। तो ये जो पारिश्रिता सिद्धांत है, ये असमानता को समझने में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के अध्ययन के लिए रोस्टोव के ऐतिहासिक स्तरीय उपागम की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा विकास का अध्ययन के लिए ये रोस्टोव का ऐतिहासिक स्तरीय उपागम क्या है। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री W.W. रोस्टोव ने विकास को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक स्तरीय उपागम प्रस्तुत किया। तो ये जो ऐतिहासिक स्तरीय उपागम है वो किसने प्रस्तुत किया है? एक अमेरिकी अर्थशास्त्री W.W. रोस्टोव ने। इस सिद्धांत के अनुसार हर देश विकास के कुछ निश्चित चरणों से गुजरता है और अंततः आधुनिक औद्योगिक समाज बन जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी देश हैं उन्हें जो विकास के निश्चित चरण है, कुछ जो स्टेप्स हैं उनसे गुजरना पड़ता है और फिर एट द एंड वो लोग एक आधुनिक औद्योगिक समाज बन जाते हैं। रोस्टोव के 5 चरण हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में, जिसमें से पहला है हमारा पारंपरिक समाज या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इस चरण में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, तकनीक का अभाव होता है और उत्पादन सीमित रहता है। उसके बाद दूसरा है हमारा उद्भव की पूर्व शर्तें। तो इस चरण में समाज में परिवर्तन शुरू होता है, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निवेश में वृद्धि होती है। तो बेसिकली ये जो हमारा उद्भव की पूर्व शर्तें हैं, दूसरा चरण, इसमें क्या होता है कि समाज में परिवर्तन शुरू होता है, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निवेश में वृद्धि होता है। उसके बाद अगला है हमारा टेक ऑफ स्टेज या फिर उड़ान। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास होता है। तो ये जो उड़ान है हमारा टेक ऑफ स्टेज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है। उसके बाद जो हमारा चौथा चरण है वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी या परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इस चरण में तकनीकी प्रगति होती है और विभिन्न उद्योग विकसित होते हैं, अर्थव्यवस्था स्थिर और विविध बनती है। और फिर जो हमारा लास्ट है वो है उच्च जन उपभोग का युग। तो इस अंतिम चरण में लोगों की आय और जीवन स्तर उच्च होता है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है और समाज समृद्ध बनता है। इसके महत्व क्या क्या है? तो इसका पहला महत्व यह है कि ये सिद्धांत विकास को सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझाता है। तो ये सिद्धांत क्या करता है? विकास को बहुत ही ईजी और क्रमबद्ध तरीके से समझाता है और आर्थिक प्रगति के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं इसकी आलोचनाएं, जिसमें से पहला, यह सिद्धांत सभी देश पर समान रूप से लागू नहीं होता है, ठीक, और यह पश्चिमी देशों के अनुभव पर आधारित है। और अगला, सामाजिक और राजनीतिक कारकों की उपेक्षा करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये सब देश पे लागू नहीं है। उसके बाद ये जो है पश्चिमी देशों के अनुभव पर आधारित है। तो परिणाम स्वरूप हम लोग ये कह सकते हैं कि रोस्टोव का उपागम विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, इसलिए इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य दृष्टिकोणों के साथ इसका अध्ययन करना आवश्यक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिकों के 3 आर्थिक क्षेत्र के विशेष गुण को रेखांकित कीजिए। तो इसमें हम लोग को वैश्विक आर्थिक के जो 3 आर्थिक क्षेत्र हैं उनके विशेष गुणों को बताना है।
तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। और ये 3 क्षेत्र किसी देश के विकास और रोजगार संरचना को दर्शाते हैं। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो किसी भी देश के विकास और जो रोजगार है उसको, उसकी जो संरचना है उसे दर्शाते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। इसमें कृषि, मछली पालन, खनन और वानिकी शामिल होती है। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ये क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है और इसके विशेष गुण है कि ये प्रकृति पर निर्भरता इसकी अधिक होती है और उत्पादन का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। और विकासशील देश में इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या कार्यरत होती है, आय और उत्पादकता भी कम होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्षेत्र है सेकेंडरी सेक्टर, यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है। तो ये क्षेत्र क्या करता है कि जो कच्चे माल है उन्हें एक तैयार वस्तु में प्रस्तुत करता है। इसमें उद्योग और विनिर्माण शामिल है और इसके विशेष गुण है कि औद्योगिकरण और मशीनों का उपयोग इसमें अधिक होता है, उत्पादन में वृद्धि और मूल्य संवर्धन होता है। तो ये जो है बेसिकली उद्योग और विनिर्माण इसमें शामिल है। इसमें औद्योगिकरण और मशीन का उपयोग ज़्यादा होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और फिर नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और ये आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। उसके बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो हमारा तृतीय क्षेत्र है इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि सेवाएं शामिल है। आगे देखते हैं हम इसके विशेष गुण, जिसमें से पहला है यह प्रत्यक्ष वस्तु उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। विकसित देश में इसका योगदान अधिक होता है, उच्च कौशल और शिक्षा की आवश्यकता होती है और आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन तीनों क्षेत्र का संतुलित विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे देश विकसित होता है, प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर झुकाव बढ़ता है। मतलब लोग जो है कृषि से सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंगिक और विकास उपागम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इसमें हम लोग लैंगिक और विकास के जो उपागम हैं उनको देखेंगे। तो लैंगिक और विकास उपागम 1980 के दशक में विकसित हुआ, जो विकास प्रक्रिया में पुरुष और महिलाओं के बीच संबंधों को केंद्र में रखता है। तो लैंगिक और विकास उपागम कब 1980 के दशक में विकसित हुआ, जो विकास प्रक्रिया में क्या करता है, पुरुष और महिलाओं के बीच संबंधों को केंद्र में रखता है। यह केवल महिलाओं के उत्थान तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में मौजूद शक्ति संबंधों, असमानताओं और संरचनात्मक बाधाओं को समझने का प्रयास करता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसकी पहली विशेषता यह है, यह पुरुष और महिला दोनों की भूमिका का विश्लेषण करता है। ठीक। और दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में लैंगिक असमानता को उजागर करता है और फिर महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर देता है। विकास को अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाने का भी प्रयास करता है। अब हम देखते हैं इसके सकारात्मक पक्ष क्या क्या है। तो इसमें से पहला है कि ये जो दृष्टिकोण है विकास को अधिक व्यापक और यथार्थवादी बनाता है और फिर लैंगिक समानता को विकास का आवश्यक हिस्सा मानता है। महिलाओं के अधिकारों और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण में लैंगिक संवेदनशीलता लाता है। अब हम देखते हैं इसकी आलोचनाएं। तो यह उपागम व्यवहार में लागू करना ठीक है क्योंकि सामाजिक संरचनाएं गहरी जड़ें रखती है। कई विकासशील देश में सांस्कृतिक और परंपरागत बाधाएं इसकी सफलता में कभी कभी रुकावट डालती है। कभी कभी यह पुरुषों की समस्या को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लैंगिक और विकास उपागम विकास को अधिक
समान और न्यायपूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो लैंगिक और विकास उपागम क्या है? यह विकास को और भी अधिक समान और न्यायपूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इसके कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह आधुनिक विकास नीतियों में एक आवश्यक दृष्टिकोण बन चुका है जो समावेशी विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से जुड़े प्रवसन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रसवन क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि विकास से जुड़े इसके कारण और परिणाम क्या क्या है। तो प्रसवन का अर्थ लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो अक्सर विकास की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। तो प्रवसन का क्या अर्थ है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो कि एक विकास का प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मतलब वो अपने विकास के लिए ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्र या एक देश से दूसरी देश की ओर संकेत करता है। तो हम लोग अपना विकास के लिए बेसिकली गांव से शहर जाते हैं या फिर अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम इसके एक कारण को देखते हैं, जिसमें से पहला कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण इससे क्या क्या हो सकते हैं कि यह रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में लोग जाते हैं, अधिक आय और जीवन स्तर सुधारने की इच्छा से जाते हैं, या फिर कृषि पर निर्भरता और आय की अस्थिरता की वजह से जाते हैं। मतलब जैसे भी देखा जाए कि लोग पैसे कमाने के लिए ही, अपना विकास करने के लिए ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो पहला तो ये आर्थिक कारण। उसके बाद है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में, या फिर जो सामाजिक भेदभाव से मुक्ति के लिए लोग कई बार जाते हैं दूसरी जगह। फिर जीवन की बेहतर गुणवत्ता की चाह में, मतलब कि अभी से और भी ज़्यादा अच्छा अपना जीवन को बनाने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। तो ये तो रहे क्या सामाजिक कारण। उसके बाद है राजनीतिक कारण। युद्ध, अशांति या राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लोग जाते हैं बाहर, या फिर सरकारी नीतियाँ और विकास योजनाओं की वजह से। तो ये रहे राजनीतिक कारण, मतलब जो राजनीति से वैसा कुछ रिलेटेड हो। उसके बाद दूसरा है पर्यावरणीय कारण। तो पर्यावरण कारण में क्या हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ या फिर सूखा पड़ने से, या फिर जलवायु परिवर्तन होने से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हैं। तो सकारात्मक परिणाम में पहला है कि प्रवासी को बेहतर रोजगार और आय मिलता है। मतलब जो लोग जाता है एक जगह से छोड़ के अपना नया जगह जाता है, तो उससे उसको रोजगार का नया मौका भी मिलता है और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, आय आते हैं उसके। दूसरा है शहरी क्षेत्र में आर्थिक विकास और श्रम शक्ति बढ़ती है। उसके बाद जो हमारे नए कौशल है, स्किल है, टेक्निक है, उसका भी ज्ञान आदान प्रदान होता है। फिर गांवों में धन भेजने से आर्थिक सुधार भी होता है। मतलब अगर हम बाहर जाके कमा रहे हैं, फिर वो पैसा अपने गांव में भेज रहे हैं अपने परिवार को, तो उससे भी क्या होता है कि एक आर्थिक सुधार होता है। अब हम इसके नकारात्मक परिणामों को देखते हैं। तो नकारात्मक में पहला क्या है कि शहरों में जनसंख्या का दबाव, झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि होती है। मतलब अगर ज़्यादा लोग गांव से शहर जाते हैं तो उससे क्या होता है, शहर का जनसंख्या बढ़ता है और जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें बहुत वृद्धि होने लगता है। मतलब लोग रहेंगे कहाँ पे, तो इसलिए वो झुग्गी और झोपड़ी बना के रहते हैं, तो उससे इसका वृद्धि होता है। बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव आता है। मतलब अगर ज़्यादा लोग भी कहीं हो जाते हैं तो वहाँ पे बेरोजगारी छा जाता है। मतलब हर किसी को रोज़गार नहीं मिलता और जो भी संसाधन है उसकी कमी होने लगती है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में विघटन। फिर अगर लोग बाहर जाते हैं तो उससे उसके फैमिली में, समाज में भी कुछ इश्यू हो जाता है। उसके बाद ब्रेन ड्रेन, यानी कुशल लोगों का देश से बाहर जाना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विकास और प्रवसन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाँ प्रवसन विकास के अवसर प्रदान करता है, वहीं यह कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। तो जो विकास और प्रवसन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
ठीक। और जो प्रवसन है वो विकास के अवसर तो प्रदान करता है, लेकिन साथ में उससे कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए इसको संतुलित और योजनाबद्ध नीतियाँ आवश्यक है, ताकि इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सके और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो विस्थापन और विकास के बीच की कड़ियों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि विस्थापन और विकास के बीच की जो कड़ी है, एक दूसरे से कैसे वो जुड़ा हुआ है उसके बारे में। तो विकास और विस्थापन के बीच गहरा संबंध है। जब किसी क्षेत्र में बड़े विकास कार्य जैसे बांध, उद्योग, खनन परियोजना ऐसे शहरीकरण होते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों को अपने स्थान से हटना पड़ता है। इसे विकास जनित विस्थापन कहा जाता है। तो जो विकास और विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जब कभी भी कोई क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य होता है, जैसे बांध बनता है या फिर सड़क बनता है, शहरीकरण होता है, तो वहाँ रहने वाला जो लोग है उसको अपने जगह से क्या करना पड़ता है, हटना पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास जनित विस्थापन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कड़ियों को देखते हैं, जिसमें से पहला कड़ी है इसका विकास परियोजनाएं और विस्थापन। बड़े बांध, औद्योगिक क्षेत्र, खनन और शहरी विस्तार जैसी परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण करती है, जिससे स्थानीय लोग अपने घर और आजीविका से वंचित हो जाते हैं। मतलब जब भी कोई बड़ा बांध बनता है या फिर ऐसे कोई बड़ा विकास कार्य होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भूमि है, हमारा जो ज़मीन है, उसका अधिग्रहण हो जाता है। मतलब वो उसमें चला जाता है, जिससे जो स्थानीय लोग होते हैं उसका घर और आजीविका पूरी तरह से बिखर जाता है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। फिर दूसरा है हमारा आजीविका पर प्रभाव। तो विस्थापन से लोगों की पारंपरिक आजीविका जैसे कृषि या मछली पालन ये प्रभावित होती है। नए स्थान पर रोजगार मिलना फिर कठिन हो जाता है। मतलब जब विस्थापन होता है तो हमारा जैसे कि हम लोग पारंपरिक आजीविका लाइक खेती वगैरह करते हैं, मछली पालन वगैरह करते हैं, तो ये सब इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। और जब हम नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को रोजगार मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो लोग अपने समुदाय, संस्कृति और पहचान से दूर हो जाते हैं, सामाजिक संबंध कमजोर पड़ते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। असमानता में वृद्धि। तो विकास के लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचते। अक्सर गरीब और आदिवासी समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि लाभ बड़े उद्योगों या शहरी वर्ग को मिलता है। और फिर अगला है पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या होती है। मतलब सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन कई बार ये पर्याप्त या प्रभावी नहीं होती, जिससे विस्थापित लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है। मतलब सरकार द्वारा जो पुनर्वास योजना चलाया जाता है वो हर बार सबके लिए मतलब प्रभावी नहीं होता। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो इससे जो उनका स्थिति है वो और भी खराब हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसकी सकारात्मक पहलुओं को, तो जिसमें से पहला है कि कुछ मामलों में बेहतर आवास, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और नई तकनीक और सुविधाओं तक पहुंच बढ़ती है। तो सकारात्मक पहलू में इसके दो ही चीज़ हो सकते हैं, लाइक इससे क्या होता है कि बेहतर आवास, शिक्षा और रोजगार मिल सकता है, और कभी कभी जो नया नया तकनीक और सुविधा है वो उस पर पहुँच हमारी बढ़ सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये पर्याप्त है। तो निष्कर्षतः हम लोग ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि विकास और विस्थापन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरी है कि विकास मानव केंद्रित हो। उचित पुनर्वास, मुआवजा और भागीदारी सुनिश्चित करके ही विकास को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्ध विकास, प्रगति एवं वृद्धि के बीच अंतर कीजिए। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, उद्ध विकास, प्रगति और वृद्धि के बारे में। तो उद्ध विकास, प्रगति और वृद्धि तीनों शब्द विकास से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो ये तीनों शब्द है, उद्ध विकास, प्रगति और वृद्धि, तीनों विकास से जुड़े हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। जिसमें से पहला है हमारा इवोल्यूशन या फिर उद्ध विकास।
तो इसका अर्थ है धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन समय के साथ स्वतः होता है। मतलब उद्विकास का मतलब है कि यह धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होने वाला एक परिवर्तन है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब परिवर्तन समय के साथ ही होता है। उसके बाद है इसमें किसी निश्चित दिशा या मूल्य का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए समाज का पारंपरिक से आधुनिक रूप में बदलना ही उद्विकास कहलाता है। मतलब उद्विकास हम लोग ऐसे कह सकते हैं जैसे जो चीज़ टाइम के साथ ही बदलता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा दिया कि जैसे समाज का पारंपरिक से वो जो आधुनिक रूप में चेंज होता है, तो वो क्या है, उद्विकास है। अगला है हमारा प्रगति या प्रोग्रेस। तो इसका अर्थ है सकारात्मक और बेहतर दिशा में परिवर्तन। इसमें मूल्य वैल्यू जुड़े होते हैं, यानी हर प्रगति को अच्छा और लाभकारी माना जाता है। तो प्रगति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ सकारात्मक और बेहतर दिशा में परिवर्तन है। यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार को दर्शाता है, जैसे शिक्षा का विकास या महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो ये क्या है, यह एक प्रगति है। वहीं आगे हमारा वृद्धि। तो वृद्धि जो है, ये वृद्धि या फिर ग्रोथ, इसका अर्थ है मात्रात्मक बढ़ोतरी। इसमें केवल संख्या, आकार या मात्रा में वृद्धि होती है, गुणवत्ता जरूरी नहीं होती। तो जो वृद्धि है, ग्रोथ है, इसका अर्थ क्या होता है कि मात्रात्मक बढ़ोतरी। इसमें जो केवल है संख्या, आकार या फिर जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, और गुणवत्ता का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें गुणवत्ता भी हो, जैसे जनसंख्या या फिर आय में वृद्धि। तो जो उद्विकास है एक प्राकृतिक परिवर्तन है, और जो प्रगति है वो सकारात्मक सुधार है, और जो हमारा वृद्धि है केवल मात्रा में बढ़ोतरी को दर्शाती है। तो तीनों को समझना विकास की अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो उद्विकास मतलब प्राकृतिक परिवर्तन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कह रहा है अविकसित देश विकसित देश से कैसे भिन्न है, व्याख्या कीजिए। तो इतना हलवा क्वेश्चन है, चलिए ऐसे ही देखते हैं इसे हलवा के जैसा। अविकसित, जिसे हम लोग विकासशील और जो विकसित देश है उनके बीच कई आधार पर महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला अंतर है वो होता है आर्थिक स्थिति का। विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि अविकसित देश में आय कम और गरीबी अधिक होती है। मतलब विकसित देश का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, जिसका विकास हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ के जो व्यक्ति है उनका जो आय है वो अधिक है, और जो अविकसित देश है जो अभी विकास के क्रम में ही है, अभी विकास ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो आय है, इनकम है, वो कम होंगे वहाँ पर, और वहाँ की जो गरीबी है वो अधिक होगी। दूसरा अंतर है हमारा औद्योगिकरण और तकनीक में। तो विकसित देश में उन्नत उद्योग, आधुनिक तकनीक और मजबूत आधारभूत संरचना होती है, जबकि अविकसित देश में उद्योग सीमित और तकनीकी विकास धीमे होता है। जो देश विकास कर चुका है तो उसके पास मतलब ज़्यादा उन्नत होगा हर चीज़ में, और उसके पास आधुनिक तकनीक ज़्यादा होगा, एक बहुत ही मजबूत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन जो देश अभी विकास कर ही रहा है तो उसके पास सब कुछ एक लिमिट में होगा, और जो उसका विकास होगा वो धीरे होगा। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में भी अंतर होता है। तो विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर, बेहतर शिक्षा प्रणाली और उन्नत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है। इसी के विपरीत जो अविकसित देश है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में कमी होती है। और नेक्स्ट है हमारा रोजगार संरचना। तो अविकसित देश में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, जबकि विकसित देश में सेवा और उद्योग क्षेत्र में अधिक रोजगार होता है। और पांचवा है हमारा जीवन स्तर और सामाजिक विकास। विकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा, जीवन प्रत्याशा अधिक और सामाजिक समानता बेहतर होती है, जबकि अविकसित देशों में ये स्तर कम होते हैं। सो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं के आधार पर विकसित और
अविकसित देशों के बीच अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। मतलब हम लोग आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं के आधार पर जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, दोनों के बीच अंतर को देख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, रोस्टोव के ऐतिहासिक अवस्था दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसमें हम रोस्टोव के जो ऐतिहासिक अवस्था के दृष्टिकोण हैं उन्हें जानेंगे, बल्कि इससे पहले भी हमने रोस्टोव के बारे में देखा था। तो अर्थशास्त्री डब्ल्यू रोस्टोव ने विकास को समझने के लिए आर्थिक विकास चरणों का सिद्धांत दिया। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? आर्थिक विकास चरणों का, स्टेज ऑफ ग्रोथ। उनके अनुसार हर देश 5 चरणों पारंपरिक समाज, उद्भव की पूर्व शर्तें, उड़ान, परिपक्वता और उच्च जन उपभोग से गुजरता है। जैसा कि इन 5 के बारे में हमने पहले भी जाना। तो यह मॉडल विकास को लीनियर और क्रमिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पे उसके कुछ सकारात्मक पक्ष। तो यह सिद्धांत विकास को सरल और व्यवस्थित ढंग से समझाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आर्थिक परिवर्तन को स्पष्ट करता है और फिर औद्योगिकरण और निवेश की भूमिका को महत्व देता है, और फिर नीति निर्माण के लिए एक सामान्य मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं इसकी आलोचनाएं। तो ये जो मॉडल है अत्यधिक पश्चिमी केंद्रित है और विकसित देशों के अनुभव पर आधारित है, और ये मानता है कि सभी देश एक ही रास्ते से विकास करेंगे जो व्यवहारिक नहीं है। और फिर कई विकासशील देश की वास्तविक परिस्थितियों का यह सही ढंग से नहीं समझ पाता है। तो रोस्टोव का दृष्टिकोण विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक मॉडल है, लेकिन इसकी सीमाओं के कारण इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। आज के समय में विकास के लिए बहुआयामी और संदर्भ आधारित दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास दृष्टिकोण के बारे में। मानव विकास दृष्टिकोण, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं मानता, बल्कि यह मनुष्य के समग्र विकास और कल्याण पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विकास करना है। अब जो इसके सैद्धांतिक आधार हैं उनको देखते हैं एक के बाद एक। तो पहला है हमारा क्षमता दृष्टिकोण। तो यह दृष्टिकोण अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो क्षमता दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार विकास का अर्थ है लोगों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और जीवन के महत्वपूर्ण विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देना। तो जो क्षमता दृष्टिकोण है और जो अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था, तो इसके अनुसार विकास का अर्थ है कि लोगों को अपनी जो कैपेसिटी है उसका उपयोग करने और उसका जीवन के जो महत्वपूर्ण विकल्प है उसे चुनने की उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगला है मानव केंद्रित विकास। तो इस विकास सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र मनुष्य है, न कि केवल उत्पादन या फिर आय। तो ये जो हमारा मानव केंद्रित विकास है, यह मानता है कि विकास का मुख्य केंद्र है मनुष्य। लोगों की ज़रूरतों, अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है इसमें। फिर है बुनियादी आवश्यकताएं दृष्टिकोण, बेसिक नीड्स अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण कहता है कि हर व्यक्ति को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इन्हीं से वास्तविक विकास संभव है। फिर समानता और सामाजिक न्याय। मानव विकास समान अवसर और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है ताकि समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके। और फिर सतत विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह दृष्टिकोण वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को सुरक्षित रखने पर बल देता है। तो मानव विकास दृष्टिकोण विकास को अधिक व्यापक, समावेशी और मानवीय बनाता है। यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को भी महत्व देता है। तो हमने इसके अलग अलग दृष्टिकोणों को भी देखा और उनके अनुसार विकास को जाना। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण और विकास के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि पर्यावरण और विकास
एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो पर्यावरण और विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति, जबकि पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, भूमि, वन और जीव जंतु शामिल होते हैं। तो विकास की प्रक्रिया इन संसाधनों पर निर्भर करती है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। तो पर्यावरण और विकास एक दूसरे से क्या है, गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें विकास का अर्थ आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति है, जबकि जो पर्यावरण है उसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। तो हमारे विकास होने के लिए हमें जो हमारे संसाधन है उस पर हमें निर्भर होना पड़ता है, इसलिए हमें जो पर्यावरण और विकास है दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अब हम देखते हैं विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। जब हम विकास करते हैं तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकास कार्य जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण और खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होता है। अनियंत्रित विकास पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। मतलब जब हम कोई विकास कार्य करते हैं जैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो उससे जो है हमारा पर्यावरण पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक भी साबित होता है। अब वही पर्यावरण का जो है विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वस्थ पर्यावरण विकास के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से कृषि, उद्योग और मानव जीवन सुचारू रूप से चलता है। यदि पर्यावरण खराब होता है तो विकास की प्रक्रिया भी उससे प्रभावित होती है। संरक्षण और प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण और वृक्षारोपण जैसे उपाय आवश्यक है ताकि विकास और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित और जिम्मेदार विकास ही दीर्घकालिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। तो हम लोग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने विकास और पर्यावरण में बैलेंस बना के रखें। उसी तरह अब अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पारिस्थितिकी नारीवाद। तो ये है क्या। तो पारिस्थितिकी नारीवाद एक विचारधारा है जो महिलाओं और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। तो ये क्या है, यह एक विचारधारा है जो महिला और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह मानता है कि जिस प्रकार समाज में महिलाओं का शोषण होता है उसी प्रकार प्रकृति का भी शोषण होता है। तो यह क्या मानता है विचारधारा कि जिस प्रकार महिला का शोषण होता है समाज में, उसी तरह प्रकृति का भी शोषण होता है। यह अवधारणा 1970 के दशक में उभरी और पर्यावरण संरक्षण तथा लैंगिक समानता दोनों पर जोर देती है। तो ये अवधारणा जो 1970 के दशक में उभरा, जो पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता दोनों पर बहुत जोर देता है। आगे देखते हैं हम इसके मुख्य विचार। महिलाओं और प्रकृति दोनों पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नियंत्रण होता है। फिर विकास का वर्तमान मॉडल प्रकृति और महिलाओं दोनों का शोषण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर ग्रामीण संरक्षण में। अब इसका महत्व क्या क्या है। तो इसका पहला महत्व ये है कि यह पर्यावरणीय समस्याओं को सामाजिक और लैंगिक दृष्टिकोण से समझने में हमें मदद करता है। फिर महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण और विकास प्रक्रिया में भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करता है। फिर सतत विकास को ये बढ़ावा देता है। अब हम इसके अप्रोच व आलोचना देखते हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि यह महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध को अत्यधिक भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। सभी समाजों में यह सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होता। तो कुछ विद्वान जो है ये मानते हैं कि ये महिला और प्रकृति दोनों के बीच संबंध को अधिक भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। और दूसरा क्या है कि ये सभी समाजों में ये सिद्धांत को समान रूप से लागू नहीं किया जाता। तो निष्कर्ष हम लोग देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी नारीवाद विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।
यह महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रकृति के संरक्षण को एक साथ जोड़ता है। तो एक लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पारिस्थितिक नारीवाद है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और यह अब है हमारा 15th क्वेश्चन, जो कह रहा है अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो शायद हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था अमर्त्य सेन के बारे में, लेकिन चलिए अभी हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ते हैं कि उनके विकास के दृष्टिकोण क्या क्या थे। अमर्त्य सेन का विकास दृष्टिकोण आधुनिक विकास विचारधारा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न मानकर इसे मानव स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि विकास को केवल एक आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रखे हैं, इसे मानव स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार के रूप में भी परिभाषित किया है। अब हम आगे देखते हैं इसके मुख्य विचार। सेन के अनुसार विकास का अर्थ लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। उनके अनुसार विकास का क्या अर्थ है कि लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ताकि वो जो अपने लाइफ है उसके जो निर्णय हैं वो स्वतंत्र रूप से वो ले सके। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता का महत्व, तो सेन ने विकास को स्वतंत्रता का विस्तार कहा है। सेन ने विकास को क्या कहा है? स्वतंत्रता का विस्तार कहा है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है, जैसे शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसर। और फिर गरीबी की नई परिभाषा, तो सेन के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है बल्कि अवसरों और क्षमताओं की कमी है। तो सेन के अनुसार गरीबी क्या है? उन्होंने जो एक नई भाषा दी है उसके अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है बल्कि अवसरों और क्षमताओं की कमी है। यदि व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं है तो वह गरीब माना जाएगा। मानव विकास पर जोर, तो उनका दृष्टिकोण मानव विकास सूचकांक HDI के निर्माण में भी सहायक रहा है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया गया है। तो अंततः हम लोग कह सकते हैं कि अमर्त्य सेन का विकास दृष्टिकोण विकास को अधिक व्यापक और मानवीय बनाता है। यह केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को केंद्र में रखता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन और विकास के बीच अंतर। तो इसमें हम जानेंगे कि परिवर्तन, चेंज और डेवलपमेंट दोनों के बीच क्या अंतर है। तो परिवर्तन और विकास दोनों समाज में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं, लेकिन इनके अर्थ और प्रकृति अलग अलग है। तो परिवर्तन और विकास क्या करते हैं? दोनों समाज में होने वाले बदलावों को दर्शाते हैं। तो परिवर्तन का अर्थ है किसी भी स्थिति में होने वाला बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो परिवर्तन का अर्थ क्या है? कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन में जो बदलाव होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दिशा या मूल्य का होना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण के लिए तकनीक का बदलना या जीवन शैली में बदलाव परिवर्तन कहलाता है। वहीं विकास एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है जो सकारात्मक और योजनाबद्ध होता है। इसमें सुधार, उन्नति और प्रगति की दिशा शामिल होती है। विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और सुविधाओं में वृद्धि। तो विकास का अर्थ क्या होता है कि इसमें सुधार, उन्नति और प्रगति की दिशा शामिल होती है और इसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और बाकी की सुविधाओं में वृद्धि होना। और इसमें भी मुख्य अंतर यह है कि परिवर्तन हर प्रकार का बदलाव हो सकता है, जबकि विकास केवल उन्नति की दिशा में होने वाला परिवर्तन है। तो हम लोग एक लाइन में इसको क्या कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो हर प्रकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो विकास है वो केवल उन्नति की दिशा में होने वाला परिवर्तन है।
परिवर्तन स्वतः अचानक हो सकता है, जबकि विकास प्रायः दीर्घकालिक और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है। हम लोग कह सकते हैं कि हर विकास एक परिवर्तन है, लेकिन हर परिवर्तन विकास नहीं होता, क्योंकि जो परिवर्तन है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन विकास तभी होता है जब अच्छा परिवर्तन होता है। तो विकास को समझने के लिए इस अंतर को जानना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो एक वर्ड में क्या कह सकते हैं कि हर विकास एक परिवर्तन है, लेकिन हर परिवर्तन विकास नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिस पर अनेक कारक प्रभाव डालते हैं। ये कारक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय हो सकते हैं। तो पहले जो है हम अपने आर्थिक कारक को ही देखते हैं। पूंजी निवेश, औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर विकास को बढ़ाते हैं। आय में वृद्धि और संसाधनों का उचित उपयोग आर्थिक विकास को मजबूत बनाता है। तो ये क्या था, ये पहला था हमारा आर्थिक कारक। उसके बाद है सामाजिक कारक। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या और सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य से मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे विकास तेज होता है। और राजनीतिक कारक, स्थिर सरकार, सुशासन, पारदर्शिता और प्रभावी नीतियाँ विकास के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार और अस्थिरता विकास में बाधा बनते हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय कारक। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनका संतुलित उपयोग विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय क्षति विकास को धीमा भी कर सकता है। फिर सांस्कृतिक कारक, परंपराएं, मान्यताएं और सामाजिक दृष्टिकोण भी विकास को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी कारकों के समन्वय से ही संतुलित। अगला है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आधुनिकीकरण क्या है। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है समाज का पारंपरिक स्वरूप से निकलकर आधुनिक, वैज्ञानिक और विकसित रूप की ओर बढ़ना। आधुनिकीकरण मतलब हमारा समाज का पारंपरिक स्वरूप है, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ के हम आधुनिक और वैज्ञानिक तथा विकसित स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में परिवर्तन होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण में औद्योगिकरण, नगरीकरण और तकनीकी विकास शामिल है। इससे उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर जो है पैदा होते हैं। सामाजिक स्तर पर यह शिक्षा के प्रसार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। लोग अंधविश्वासों से दूर होकर तर्क और वैज्ञानिक सोच को अपनाते हैं। राजनीतिक रूप से आधुनिकीकरण लोकतंत्र, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों को मजबूत करता है। इसके साथ ही संचार और परिवहन के साधनों में सुधार से समाज अधिक जुड़ा हुआ और गतिशील बनता है। लेकिन कभी कभी जो है आधुनिकीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाती है, लेकिन इसके संतुलित और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता होती है। तो आधुनिकीकरण जो है वो एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है, लेकिन इसमें जो है हमें संतुलन और जिम्मेदारी का भी आवश्यकता बहुत है। उसके बाद अगला है वॉलरस्टेन के विश्व प्रणाली सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे वॉलरस्टेन के जो विश्व प्रणाली सिद्धांत है उसके बारे में। तो समाजशास्त्री इमैनुअल वॉलरस्टेन, इन्होंने विश्व प्रणाली सिद्धांत प्रस्तुत किया जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझाता है। तो ये जो है वॉलरस्टेन का विश्व प्रणाली सिद्धांत, यह एक वैश्विक सिद्धांत है, ठीक, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए हैं और उनका विकास असमान है।
तो ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि दुनिया के जो देश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इनका विकास है वो असमान है, डिफरेंट है। अब हम आगे इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो वालरस्टेन ने विश्व को 3 भागों में विभाजित किया। तो पहले इन्होंने क्या किया कि जो विश्व है उन्हें 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहला है केंद्र या फिर कोर, विकसित देश जहां उन्नत तकनीक, पूंजी और मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, ठीक। और जो दूसरा था हमारा वो था परिधि, जो जिसमें अविकसित देश जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है और जो श्रम है वो सस्ता होता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है अर्ध परिधि। तो ये देश दोनों के बीच होता है, जिसमें कुछ विकास होता है लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं होता है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है कि वैश्विक स्तर पर शोषण और असमानता मौजूद है। केंद्र देश परिधि देशों के संसाधन का लाभ उठाते हैं और ये प्रणाली ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है। और इसकी हम महत्व देखते हैं। तो यह सिद्धांत वैश्विक असमानताओं को समझाने में सहायक है। विकास और अविकास को एक ही प्रक्रिया के 2 पहलुओं के रूप में देखता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी आलोचनाएं या अप्रोचेस। तो यह सिद्धांत आर्थिक कारकों पर अधिक जोर देता है और अन्य कारकों की उपेक्षा करता है। सभी देश की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता। एट द एंड हम लोग ये कह सकते हैं कि वालरस्टेन का सिद्धांत वैश्विक विकास की असमानता को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जो बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है। तो यह सिद्धांत हमें विकास की जो असमानता है उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें यह बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है। अब अगला क्वेश्चन कि उत्तर औद्योगिक समाज की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर औद्योगिक समाज वह अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग से हटकर सेवा क्षेत्र बन जाता है। तो उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? यह वह अवस्था है जहाँ जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है उद्योग से हटकर सेवा क्षेत्र बन जाता है। इस अवधारणा को समाजशास्त्री डैनियल बेल ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। तो इसे किसने प्रस्तुत किया? डैनियल बेल ने। और यह समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ ज्ञान, सूचना और तकनीक का अत्यधिक महत्व होता है। उत्पादन की तुलना में सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आईटी और संचार अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम देखते हैं इनकी मुख्य विशेषताओं को, जिसमें से पहला है कि सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व। अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। दूसरा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसमें सूचना और ज्ञान मुख्य संसाधन बन जाते हैं। उच्च तकनीक का उपयोग। तो कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग होता है। शिक्षा का महत्व। कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की मांग बढ़ती है। इनोवेशन होता है। नए विचार और अनुसंधान विकास का आधार बन जाते हैं। अब इसके क्या क्या प्रभाव हैं? तो इस प्रकार के समाज में जीवन स्तर ऊंचा होता है, लेकिन साथ ही तकनीकी असमानता और रोजगार के नए प्रकार की चुनौतियां भी सामने आती है। तो निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज आधुनिक विकास का उन्नत चरण है, जहां ज्ञान और सेवाएं आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्ञान और जो सेवा है वो आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार बन जाता है। उसके बाद अगला है विकास के लिए समर्थताओं के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो समर्थताओं का दृष्टिकोण मुख्यतः अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। तो जैसा कि इसके बारे में हमने पहले भी 2 बार पढ़ चुका है, अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो आप इसे रोक के उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को
प्रभावित ना करे। इसका मतलब कि अगर जो हम अपना विकास कर रहे हैं, जो अपना संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक लिमिट में ही करें, जिससे कि वो हमारे अगले पीढ़ी तक भी काम दे। वो उनके लिए हानिकारक या फिर उनके लिए ऐसा ना हो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक दुखद बात बन जाए कि उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है ये चीज़। तो ये अवधारणा पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर देती है। सतत विकास में मुख्य 3 आयाम शामिल होते हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। तो आर्थिक रूप से यह विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है। तो इसे हमने कितने 3 मुख्य आयाम में डिवाइड किए हैं, जिसमें से आर्थिक रूप जो विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है, और जो सामाजिक रूप है वो समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है, और जो पर्यावरणीय रूप है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग करना है, ताकि वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग बहुत ही संतुलित और जिम्मेदार उपयोग करें, ताकि वो लंबे समय तक उपलब्ध रह सके और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसका लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए वनों का संरक्षण, जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और ऐसे ही बाकी की चीज़ें। आज के समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं के कारण सतत विकास का महत्व बढ़ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सतत विकास एक ऐसी सोच है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर मानव जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करती है। तो सतत विकास क्या है? यह एक ऐसी सोच है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना के मानव जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करती है। उसके बाद अगला है महिलाओं के विकास को मापने वाले वैश्विक सूचकांकों पर चर्चा कीजिए। तो महिलाओं के विकास और लैंगिक समानता को मापने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक बनाए गए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दर्शाते हैं। जिसमें से पहला है हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला हमारा क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI। यह सूचकांक मानव विकास के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इनमें पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं का विकास पुरुषों की तुलना में कितना पीछे या आगे है। तो यह क्या करता है? 3 आयामों में जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है, जिससे पता चलता है कि कौन कितना आगे है किससे। उसके बाद दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। तो यह सूचकांक महिलाओं की स्थिति को प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी के आधार पर मापता है। इसमें असमानता जितनी अधिक होगी उतना विकास उतना ही कम माना जाएगा। और फिर अगला है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर लैंगिक अंतर को मापता है। और फिर अगला है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, GEM। यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, निर्णय लेने की शक्ति और आर्थिक अवसरों को मापता है। तो ये सभी सूचकांक महिलाओं के विकास और लैंगिक समानता की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से नीतियाँ बनाने और सुधार के क्षेत्र की पहचान करने में मदद मिलती है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको ईजी से ईजी वर्ड में सब कुछ पढ़ाएं और समझाएं। और अगर आपको ये PDF परचेज़ करना हो तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे